हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत बहुत खास टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग कॉमन बोलचाल में पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का पढ़ाई करने जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल के नाम से बच्चों में एक्साइटेशन आ जाता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद केमिस्ट्री की पढ़ाई आसान हो जाती है। तो पीरियोडिक टेबल बनाने का क्या पर्पस था? व्हाई इट इज नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट, टू मेक पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई करने का क्या आवश्यकता पड़ा? तो इसका जवाब हम लोग देंगे कि 1800 में, मतलब सन 1800 में ओनली 31 एलिमेंट नोन थे। 1865 तक आते आते इनकी संख्या दोगुने से ज्यादा हो गई, 63 एलिमेंट हो गए, और वर्तमान समय में 100 से भी ज्यादा है, लगभग 118 एलिमेंट नोन हो चुके हैं। इसमें बहुत से एलिमेंट नेचुरल हैं और कुछ एलिमेंट आर्टिफिशियल। अब इतने सारे एलिमेंट, मोर देन 100 एलिमेंट, और इनका जो असंख्य कंपाउंड है, इन सबको अलग अलग पढ़ना बहुत ही कठिन टास्क है। टू मेक ए स्टडी easier of all these elements and their innumerable compounds, it is need to classify the elements. इतनी सारी संख्या में जो एलिमेंट हैं और इनके जो इतने हजारों संख्या में कंपाउंड हैं, इन सब का स्टडी यदि अलग अलग किया जाए तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, फिर भी हम लोग स्टडी पूरा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ ग्रुप्स में हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं। कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट हैं उनका ग्रुप तैयार कर देता है, और ग्रुप वाइज इनका हम लोग स्टडी करते हैं, तो स्टडी सिस्टमैटिक हो जाता है। तो पहला प्रयास क्लासिफिकेशन के लिए जो किया था वह था डॉबरेनर, जिन्होंने लगभग 1800 के ईस्वी में, सन 1800 में उन्होंने कुछ ट्राइड्स बनाए थे। 3 एलिमेंट के ग्रुप को ट्राइड बोलते हैं। उन्होंने 3 एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टी के थे उसका ग्रुप तैयार कर दिया था, और दिखाया था कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का मीन वैल्यू निकालने पर मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के या तो ये बराबर होते हैं या उस वैल्यू के क्लोज होता है, और ये तीनों एलिमेंट प्रॉपर्टीज में भी सिमिलर है। ऐसे 3 एलिमेंट के ग्रुप को जो सिमिलर प्रॉपर्टी के थे और इनका जो एटॉमिक मास का रिलेशन था कि फर्स्ट और थर्ड का जो एटॉमिक मास है उसका मीन वैल्यू मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के लगभग बराबर है, हम लोग इन 3 एलिमेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं? डॉबरेनर्स ट्राइड बोलते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन का प्रयास डॉबरेनर ने ही किया था। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल ग्रुप में आपको दे रहे हैं कुछ ट्राइड, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों सिमिलर प्रॉपर्टी का है। लिथियम का एटॉमिक मास 7, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है। जब हम लोग 7 और 39 का मीन वैल्यू निकालते हैं, ये 23 मिलता है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का मीन वैल्यू निकालने पर मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल जाता है। तो इस 3 एलिमेंट के ग्रुप को जो सिमिलर इन प्रॉपर्टी है और इनके साथ में जो एटॉमिक मास का इस तरह का रिलेशनशिप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉबरेनर ट्राइड बोलते हैं। इसी तरह का और भी ट्राइड बनाया गया, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास आप जानते हैं 35.5 होता है, आयोडीन का एटॉमिक मास 127 होता है, और ब्रोमीन का एटॉमिक मास 53 होता है। तो जब आप इस दोनों को ऐड करके इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग इसके बराबर है। एग्जैक्ट सेम नहीं होगा सबका वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उतना ही फर्स्ट और थर्ड का मीन वैल्यू नहीं निकलेगा, वह उसके नियरली क्लोज होगा। कई बार बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, कई बार नियरली इक्वल होगा। तो इस तरह का जो ट्राइड बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉबरेनर ट्राइड बोलते हैं।
इसके बाद दूसरा जो प्रयास किया गया वो प्रयास था न्यूलैंड का। इसको न्यूलैंड्स ऑक्टेव बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने दिखाया कि जब हम लोग एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन द एटॉमिक मास अरेंज करते हैं तो आठवां एलिमेंट जो होता है वो सिमिलर प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। एट्थ एलिमेंट रिपीट द सेम प्रॉपर्टी। तो उन्होंने दिखाया कि देखो भाई, जब हम लोग एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते ऑर्डर में अरेंज करते हैं तब आठवां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। तो इन्होंने गाइड किया कि लिथियम से ज्यादा एटॉमिक मास बेरिलियम का है, और बेरिलियम से ज्यादा एटॉमिक मास बोरॉन का है, उससे ज्यादा कार्बन का है, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन का है, उसके बाद ऑक्सीजन का है, उससे ज्यादा फ्लोरीन का है। अब यहां से यहां तक में देखिए काउंट करके कितना हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। अब जो एट्थ एलिमेंट आएगा वह लिथियम की जैसा प्रॉपर्टी शो करता है। अब यहाँ जो नेक्स्ट एलिमेंट आते हैं वो सोडियम आते हैं, ये एट्थ एलिमेंट। अब यहां से काउंट करेंगे तो इसके बाद जो एट्थ एलिमेंट आएगा बेरिलियम से यदि काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो एट्थ एलिमेंट यहाँ पर आएगा, और ये मैग्नीशियम का आएगा। तो बेरिलियम का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है। यहां से काउंट करेंगे तो इसके बाद जो एट्थ एलिमेंट आएगा वो यहाँ पर फॉल करेगा, और ये एट्थ एलिमेंट एल्युमिनियम। यहाँ पर एट्थ एलिमेंट जो आएगा कार्बन से स्टार्ट करने पर ये सिलिकॉन हो, यहाँ से फास्फोरस आएगा, ऑक्सीजन से काउंट करेंगे तो सल्फर आएगा, क्लोरीन से काउंट करेंगे तो क्लोरीन आएगा। और इसके बाद फिर एट्थ एलिमेंट जो काउंट करेंगे यहाँ से फिर काउंट करके फिर आठवां जो आएगा सोडियम के नीचे पोटेशियम आएगा, और यहाँ से मैग्नीशियम से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो यहाँ पर आएगा यह कैल्शियम आएगा। लेकिन इसके बाद जो हैप्पियर एलिमेंट थे आफ्टर कैल्शियम वह इस स्कीम में नहीं बैठ पाए। इनका क्लासिफिकेशन का जो स्कीम था कि आठवां एलिमेंट प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है। अब नेक्स्ट एलिमेंट कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, क्रोमियम वगैरह ये सब आया, जो कि अब इस तरह का प्रॉपर्टी वो शो नहीं करते हैं। अब यहाँ से इनका जो क्लासिफिकेशन है बस यहीं तक स्टॉप हो गया। इसके बाद ये स्कीम फेलियर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। हम लोग कॉमन वे में इसको समझ सकते हैं कि जैसे म्यूजिकल नोट होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक उसी तरह से ये सारे गामा में जो सा आता है वो आठवां लेटर होता है, आठवां नोट होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ एट्थ एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। सा रे गा मा पा धा नी, फिर क्या आएगा सा से शुरू करेंगे फिर सा में आएगा। मतलब एट्थ नोट जो होता है जैसे रिपीट होता है उसी तरह से एट्थ एलिमेंट भी रिपीटेड होते हैं प्रॉपर्टीज में। यह है किसका क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूलैंड्स ऑक्टेव बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया था आठवां एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेव्स बोलते हैं, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। न्यूलैंड के बाद नेक्स्ट प्रयास हुआ जिसको हम लोग लोदर-मेयर का क्लासिफिकेशन बोलते हैं। लोदर-मेयर ने एलिमेंट को क्लासिफाई किया इन ग्राफिकल फॉर्म। उन्होंने ग्राफ्स के रूप में प्रेजेंट किया और ये क्लासिफिकेशन काफी सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन था। ग्राफ के रूप में दिखाया कि सिमिलर एलिमेंट कौन कौन से हैं और डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन से, कैसे इनका प्रॉपर्टी ग्रेजुअली बढ़ता है या घटता है। जैसे उन्होंने मान लो मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ प्लॉट कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट या डेंसिटी का ग्राफ प्लॉट कर दिया अगेंस्ट एटॉमिक मास, तो दिखाया कि इस तरह से देखो भाई हायर मेल्टिंग पॉइंट वाले ये सब एलिमेंट हैं और लोअर मेल्टिंग पॉइंट वाले ये सब एलिमेंट हैं, और इन दोनों के बीच का जो मेल्टिंग पॉइंट है उनका ये सब है। तो इस तरह का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इन सब का उसने बहुत सारा ग्राफ्स बना करके प्रेजेंट किया था। उसी टाइम में जिस टाइम में लोदर-मेयर का प्लॉट यानी कि ग्राफ आया था, लोदर-मेयर का क्लासिफिकेशन जब आया था उसी टाइम में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पब्लिश हो गए थे और वो काफी पॉपुलर हो गए। तो मेंडलीव्स पीटी जो है, मेंडलीव रशियन केमिस्ट थे और मेंडलीव ने जो अपना पीटी पब्लिश किया वह क्लासिफिकेशन किस तरह का था। यह पीटी मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन जो है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है,
ये उस टाइम तक का बहुत ही सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन माना गया। मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज वेरी पॉपुलर पीरियोडिक टेबल एंड वेरी ये बहुत ही सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन माना गया। तो मैंडलीव्स पीटी में क्या था, किस तरह से उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया था? मैंडलीव ने भी बेसिस बनाया था एटॉमिक मास को ही, और उन्होंने बताया था कि एटॉमिक मास के बदलने से ही प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट बदलता है। जब एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास हम अरेंज करते हैं तो ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होता है, धीरे धीरे उसका प्रॉपर्टी, जैसे जैसे एटॉमिक मास बदलेगा वैसे वैसे उसका प्रॉपर्टी बदलेगा, और एक सर्टेन इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट रिपीटेड होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि 8वां रिपीट करेगा या 10वां रिपीट करेगा या 12वां रिपीट करेगा या 18वां रिपीट करेगा, ये बात उन्होंने नहीं बताई। कहा कि जब आप एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास अरेंज करते जाओ तो ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होता जाएगा, और ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टी होते होते फिर से सेम प्रॉपर्टी को वो दोहराने लगेगा। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इलेबोरेट फॉर्म हो गया था टिल दैट टाइम, बहुत सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन इसको माना गया। तो मैंडलीव्स पीटी जो है वो बेस्ड है ऑन एटॉमिक मास, या एटॉमिक मास के बेसिस पे बना हुआ है। इन्होंने पहला पीरियोडिक लॉ लिखा था, उन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया था, मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, इनका पीरियोडिक लॉ है कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट जो है वो डिपेंड करता है एटॉमिक मास। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, ऐसा मेंडलीव ने बताया था। एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो एटॉमिक मास पे कंप्लीटली डिपेंड करता है। जब एटॉमिक मास चेंज करते हैं तो एलिमेंट का प्रॉपर्टी भी चेंज करता है, और एक सर्टेन इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी रिपीटेड होता है। इस सेंटेंस का मतलब यही है। तो दिस लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, states that properties of element change as the atomic mass change। जैसे जैसे एटॉमिक मास चेंज करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट भी ग्रेजुअली चेंज करता है। एटॉमिक मास चेंज ग्रेजुअली, property of element change gradually as the atomic mass change gradually। दूसरा, after a certain interval, एक certain interval के बाद similar property of element repeated, फिर से ये सिमिलर प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। जब एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास अरेंज करते जाएंगे तो ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होता जाएगा। चेंज इन प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होते होते आपको एक फिर से सेम प्रॉपर्टी को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग यह पीरियोडिक लॉ क्या कहलाता है? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। दिस पीरियोडिक लॉ इज कॉल्ड व्हाट? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के बेसिस पर एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया इनटू 8 ग्रुप्स। टोटल 8 ग्रुप बनाए गए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल, और 12 सीरीज, टोटल जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उसमें सीरीज बना, टोटल 12 सीरीज था, और 8 वर्टिकल कॉलम था जिसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में आप एनसीईआरटी बुक निकाल के देखिएगा, इसमें टोटल 8 ग्रुप बनाए गए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और बाद में इनर्ट गैस के लिए एक ग्रुप को ऐड कर दिया गया जो 9th ग्रुप वाला था। अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप।
तो एक ग्रुप बढ़ा दिया गया, बाद में ऐड कर दिया गया। पहला जो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन था उसमें इनर्ट गैस नहीं थे। जब इनर्ट गैस का डिस्कवरी हुआ तो एक ग्रुप उसमें ऐड कर दिया गया, जिसको हम लोग आजकल क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं या इनर्ट गैस का ग्रुप बोलते हैं। अब ये जो वर्टिकल कॉलम है इसको ग्रुप कहा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो हॉरिजॉन्टल रोज बना इसमें, ये हॉरिजॉन्टल रोज क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज पीरियड्स, इसी को पीरियड्स बोलते हैं और इसी को हम लोग सीरीज कहते हैं। तो टोटल जो सीरीज बने थे मेंडलीव के पीटी में, जो टोटल सीरीज थे वो 12 इन नंबर थे और टोटल जो ग्रुप था वह 8 था। अब इसमें उन्होंने कुछ सब ग्रुप भी बना दिए, जैसे 1 में सब ग्रुप ए और बी, 2 में सब ग्रुप ए और बी, 3 में सब ग्रुप ए और बी, 4 में सब ग्रुप ए और बी, 5th में सब ग्रुप ए और बी बनाया, 6th में भी सब ग्रुप ए और बी बना दिया, 7th में सब ग्रुप ए और बी बना दिया। लेकिन 8 में 3 रो में 3 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस तरह से 3 एलिमेंट का 3 रो बना। इसमें ग्रुप नंबर 8 जो था उसमें कोई सब ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसमें सब ग्रुप नहीं बना। 1 to 7 तक 2 सब ग्रुप है सभी ग्रुप के अंदर, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। अब मेंडलीव के पीटी का एडवांटेज क्या क्या है, व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव का पीटी का जो एडवांटेज है, पहला एडवांटेज तो ये है कि यह कंप्लीटली आपको एक पीरियोडिक जो लॉ है उस पर ये बेस्ड है। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, तो ये एटॉमिक मास पे आधारित है। तो एक आपको पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ये मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है। दूसरा एडवांटेज ये है कि उसने कई जगह कुछ गैप्स को छोड़ दिया था और ये अनुमान लगाया था कि हाँ कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है और इनका प्रॉपर्टी ये होना चाहिए और इनका एटॉमिक मास लगभग इतना होना चाहिए, इस तरह का उसने प्रेडिक्शन कर दिया। जो गैप्स उन्होंने छोड़ दिया था उसके बाद उस तरह के प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट का पता लगाना, उसका रिसर्च करना आसान हो गया और लोगों ने उसका रिसर्च करके उस एलिमेंट को खोज निकाला। तो दूसरा इसका एडवांटेज है कि ये प्रेडिक्ट किया अनडिस्कवर्ड एलिमेंट का और उसके लिए उसने जगह भी छोड़ दिया था। प्रेडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एंड लेफ्ट इट्स पोजीशन वैकेंट, उसके पोजीशन को खाली छोड़ दिया गया था। तीसरा क्या एडवांटेज था इस पीटी का कि कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास मेंडलीव के टाइम में करेक्टली नोन नहीं थे, तो उसने उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को इग्नोर करते हुए उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पर उसका पोजीशन डिफाइन किया। एलिमेंट का जो एटॉमिक मास नोन था, ऐसा लगा था मेंडलीव को कि इसका एटॉमिक मास करेक्टली नोन नहीं है, इसलिए इसको उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पर उसे एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस कर दिया। बाद में उस पर शोध हुआ तो ये सच निकला, अरे मेंडलीव तो कमाल कर दिया, ग्रुप नंबर के बेसिस पर भी लोग एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो बाद में जब उसका एटॉमिक मास पे रिसर्च किया गया तो देखा बिल्कुल सही, जैसे बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले इनकरेक्ट नोन था, बाद में बेरिलियम के एटॉमिक मास में करेक्शन हुआ आफ्टर मेंडलीव्स हिंट। मेंडलीव ने हिंट किया अपने पीटी में कि देखो भाई इसका एटॉमिक मास जो है वो लगता है कुछ गड़बड़ है, इसको करेक्ट करने की जरूरत है, इस पर रिसर्च करने की जरूरत है, इसको खोजो, इस पर रिसर्च करो और देखो
इसका एटॉमिक मास लगभग ये होना चाहिए इसके ग्रुप के बेसिस पर, और ये सही निकला था। तो करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स लाइक ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम के जैसे एलिमेंट गए एटॉमिक मास में, करेक्शन हुआ मेंडलीफ के पीटी के अनुसार। तो ये सब क्या है, इसके एडवांटेज है मेंडलीफ पीटी का। अब जब कोई किसी चीज का कुछ एडवांटेज होता है तो उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी तो होता ही है। हर किसी चीज में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी हो जाते हैं, तो उस डिसएडवांटेज को खोजना भी जरूरी है ताकि हम उसकी आगे का काम कर सकें। तो मेंडलीफ का जो पीटी है, अब इसमें हम लोग इसके जो डिसएडवांटेज हैं, ये डिसएडवांटेजेस क्या है इसको पता लगाया गया, इसको इस पर विचार हुआ कि क्या क्या रह गया है जो मेंडलीफ के पीटी से नहीं हो पाता है। तो डिसएडवांटेज जो है इसमें क्या क्या रह गया था, पहला डिसएडवांटेज भी है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को डिसाइड नहीं कर पाए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन रिमेन अनडिसाइडेड। क्यों? क्योंकि मेंडलीफ का जो पीटी था वो एटॉमिक मास के बेसिस पर तो था ही था, इसके साथ साथ प्रॉपर्टीज को भी ध्यान रखा था। अब हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी होता है वो अल्कली मेटल के जैसा भी होता है और हेलोजन के जैसा भी होता है। तो हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ में रखा जाए या हेलोजन के साथ में रखा जाए, ये अनडिसाइडेड रह गया। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अल्कली मेटल के जैसा भी होता है, जैसे हाइड्रोजन +1 स्टेट में कंपाउंड बनाता है, अल्कली मेटल भी +1 स्टेट में कंपाउंड बनाता है। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, अल्कली मेटल भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, हाइड्रोजन भी एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। लेकिन हेलोजन के तरह भी ये शो करता है प्रॉपर्टी, जैसे हेलोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। जैसे हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं F2Cl2 के रूप में, उसी तरह हाइड्रोजन भी H2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे हेलोजन -1 स्टेट में कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन भी -1 स्टेट में कंपाउंड बनाता है। तो बहुत से प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का अल्कली मेटल के तरह का है और बहुत से प्रॉपर्टी हेलोजन की तरह का है। तो फिर हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ रखा जाए या हेलोजन के साथ रखा जाए, ये क्लियरली उन्होंने नहीं बताया। तो ये पहला इसका डिमेरिट है। दूसरा डिमेरिट है कि उन्होंने एटॉमिक मास को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, हालांकि कई जगह पर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हुआ। और जब एटॉमिक मास को बेसिस बनाकर उन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि एलिमेंट का प्रॉपर्टी एटॉमिक मास पर ही डिपेंड करता है। एटॉमिक मास के ग्रेजुअल चेंज होने से एलिमेंट का प्रॉपर्टी भी ग्रेजुअल चेंज करता है, और एक सर्टेन इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी रिपीटेड भी होने लग जाता है जब हम लोग एलिमेंट का अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास अरेंज करते हैं। तो मेंडलीफ ने डिफरेंट आइसोटोप्स जो एलिमेंट का होता है, जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसको एक जगह क्यों रख दिया? जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप होते हैं प्रोटियम, जिसका एटॉमिक मास 1 होता है, ड्यूटेरियम एटॉमिक मास 2 होता है, ट्राइटियम का एटॉमिक मास 3 होता है, और तीनों को एक जगह रख दिया। तो एक तरफ आप कह रहे हैं जनाब कि एटॉमिक मास पे ही प्रॉपर्टी डिपेंड करता है और आइसोटोप का एटॉमिक मास अलग अलग है, फिर भी आप उसको एक ही जगह में रख रहे हैं। जब एटॉमिक मास के अलग अलग होने से प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाता है, तो आइसोटोप का भी प्रॉपर्टी अलग अलग होता है और इसलिए उसको अलग अलग पोजीशन मिलना चाहिए। लेकिन आपने सभी आइसोटोप को एक जगह रख दिया। क्लोरीन का आइसोटोप होता है Cl35 Cl37, उसी तरह लगभग सभी एलिमेंट के कुछ आइसोटोपिक फॉर्म होते हैं। तो आइसोटोप्स का पोजीशन उसमें सेम रखा, ये इसका क्या है? डिमेरिट। आइसोटोप्स हैज सेम एटॉमिक मास, isotopes has different atomic mass, not same, different atomic masses. However,
it were given same position, आइसोटोप का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है लेकिन उसका पोजीशन सेम दिया गया, और मेंडलीफ ने इसको जस्टिफाई नहीं किया कि क्यों। आप कह रहे हैं कि एटॉमिक मास के बदलने से प्रॉपर्टी बदल जाता है, तो आइसोटोप का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो उसको आप सेम पोजीशन पे क्यों रख रहे हैं, उसको तो अलग अलग पोजीशन मिलना चाहिए। तो ये भी इसका डिमेरिट है। कुछ एलिमेंट जो कम एटॉमिक मास के थे उसको बाद में प्रॉपर्टी के आधार पर, और कुछ एलिमेंट जो ज्यादा एटॉमिक मास के थे प्रॉपर्टी के आधार पे उसको पहले प्लेस कर दिया। ये भी क्या है, डिमेरिट है। हर जगह स्ट्रिक्टली एटॉमिक मास को फॉलो नहीं किया। सम एलिमेंट with higher atomic mass is placed before the element with lower atomic mass। कुछ एलिमेंट जो हायर एटॉमिक मास के हैं उनको बाद में होना चाहिए, ज्यादा एटॉमिक मास वाले को बाद में और कम एटॉमिक मास वाले को पहले, क्योंकि हम लोग एटॉमिक मास के पढ़ते ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं। मेंडलीफ के पीटी जो बने हुए हैं वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको बाद में रख रहे हैं। लेकिन कुछ जगह पे जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको पहले और जिसका एटॉमिक मास कम है उसको बाद में प्लेस कर दिया। जैसे में आप मेंडलीफ का पीटी निकाल के देखेंगे एनसीईआरटी बुक में, टेलेरियम को पहले प्लेस किया गया और आयोडीन को उसके बाद प्लेस किया गया। तो टेलेरियम का एटॉमिक मास आयोडीन के एटॉमिक मास से ज्यादा होता, तो टेलेरियम को बाद में होना चाहिए ना, ज्यादा एटॉमिक मास वाले को बाद में और कम एटॉमिक मास को पहले। लेकिन इसका उल्टा, मेंडलीफ ने कम एटॉमिक मास वाले को बाद में और ज्यादा एटॉमिक मास वाले को पहले रख दिया कई जगह, और इसको भी जस्टिफाई नहीं किया कि कई जगह आप प्रॉपर्टी को बेसिस बनाते हैं सिर्फ, और कई जगह पर सिर्फ एटॉमिक मास को बेसिस बना के चल रहे हैं, कई जगह पर आप दोनों को बेसिस बना के चल रहे हैं। तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी मेंडलीफ के पीटी में था, और ये एटॉमिक मास से रिलेटेड इरेगुलरिटी है जो हमको याद रखना चाहिए। इसके बाद है फोर्थ, इन्होंने अभी जो मॉडर्न पीटी में लेंथेनाइड है और एक्टिनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में जितने एलिमेंट हैं उसके लिए कोई पोजीशन नहीं बताया कि ये सब एलिमेंट कहां पर जाएंगे। तो ये भी क्या है इसका डिमेरिट्स। कई जगह पर दिखाया कि जो डिफरेंट प्रॉपर्टी के एलिमेंट हैं वो सेम ग्रुप में है, जैसे अल्कली मेटल को और क्वाइनेज मेटल को एक साथ रख दिया फर्स्ट ग्रुप में। क्वाइनेज मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं जबकि अल्कली मेटल मोर रिएक्टिव होते हैं, और दोनों को फर्स्ट ग्रुप में रख दिया, मतलब दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टी का है फिर भी दोनों को ग्रुप सेम दिया गया। तो ये सब क्या है, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का ये सब डिमेरिट। अगली क्लास में, इट मीन्स अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना हुआ है, और ये बहुत ही इलेबोरेट फॉर्म है। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से भी ये ज्यादा एडवांस है। तो जो भी डिमेरिट्स मेंडलीफ पीटी में रह गए हैं उसमें बहुत सारे डिमेरिट जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर जब बनाया गया तो सारे डिमेरिट ऐसे ही समाप्त हो गए, और ये काफी एडवांस है और हमारे लिए ज्यादा यूजफुल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है। तो हम लोग अगले वीडियो में इसको देखेंगे। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।